एडवोकेट मनमोहन कुमार की पंचकूला अदालत में अच्छी प्रैक्टिस चलती थी। परिवार में उसकी पत्नी रजनी के अलावा 2 बेटे 9 वर्षीय निखिल और 7 वर्षीय तन्मय थे। मनमोहन कुमार पंचकूला के सेक्टर 19 में रहता था। उसके माता पिता भी साथ ही रहते थे। सब कुछ ठीक चल रहा था। घर में किसी चीज की कमी नहीं थी। उसकी किसी से कोई दुश्मनी भी नहीं थी। 16 जनवरी 2018 की सुबह मनमोहन रोजाना की तरह तैयार होकर घर से अदालत के लिए निकला। रजनी घर पर ही थी। उसने अपने दोनों बच्चों को तैयार करके स्कूल भेज दिया। दोपहर 2:45 बजे जब बच्चे स्कूल से घर लौटे तो उनकी मां घर पर नहीं थी। बच्चों के दादा ने उनसे कहा कि रजनी बाजार गई होगी, थोड़ी देर में लौट आएगी। इसी बीच बड़े बेटे निखिल ने पिता को फोन करके इस बारे में बताया। मनमोहन ने भी सहज भाव से कह दिया कि किसी काम से गई होगी, लौट आएगी। 1 घंटे बाद मनमोहन ने घर पर फोन करके पत्नी के बारे में पूछा। पता चला कि रजनी अभी तक वापस नहीं लौटी थी। यह जानने के बाद वह अपना काम छोड़कर लौट आया। उसने इस बारे में पहले पिता से बात की, फिर कई जगह फोन करने के अलावा यहाँ वहाँ पत्नी की तलाश की, लेकिन रजनी के बारे में कहीं कोई जानकारी नहीं मिली। मनमोहन ने रात में थाना सेक्टर 20 जाकर अपनी पत्नी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवा दी। वह बहुत ज्यादा परेशान नजर आ रहा था। बात बात पर उसकी आंखें भर आती थीं। शिकायत एक वकील की ओर से की गई थी। पुलिस ने तुरंत मामला दर्ज कर गुमशुदा की फोटो फ्लैश करके कार्रवाई शुरू कर दी। रजनी की तलाश में तमाम संभावित जगहों पर पुलिस पार्टियां भेज दी गई थीं। पुलिस ने भागदौड़ में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, लेकिन पुलिस भी रजनी का कोई सुराग हासिल करने में कामयाब नहीं हुई। रजनी को गायब हुए 4 दिन गुजर गए। पुलिस को उसे ढूंढने में कोई कामयाबी नहीं मिली। मनमोहन भी पत्नी को तलाशता रहा, लेकिन उसकी भागदौड़ किसी काम नहीं आ रही थी। 20 जनवरी पुलिस को पंचकूला के सेक्टर 25 स्थित डंपिंग ग्राउंड के पास से रजनी की एक जूती बरामद हुई। मनमोहन को बुलवाकर जूती की शिनाख्त करवाई गई तो यह संदेह पुख्ता होने लगा कि संभवतः रजनी की हत्या करके उसके शव को डंपिंग ग्राउंड में दफना दिया गया है। आनन फानन में पंचकूला पुलिस की एक टीम और फोरेंसिक टीम ने वहां संभावित जगह की खुदाई करवानी शुरू कर दी। यह खुदाई शिकायतकर्ता मनमोहन के सामने ही शुरू की गई। 3 फुट गहरी खुदाई होने पर कपड़े में लपेटकर दबाया गया एक शव दिखाई दिया। सबको लगा कि वह शव वकील मनमोहन की गुमशुदा बीवी रजनी का होगा। मनमोहन ने शव देखने से पहले ही फक कर रोना शुरू कर दिया, लेकिन कुछ देर बाद इस रहस्य पर से पर्दा उठ गया। वह शव किसी महिला का न होकर एक कुत्ते का था। कुत्ते के शव को जिस कपड़े में लपेटकर दफनाया गया था वह रजनी का दुपट्टा था। मनमोहन परेशान तो पहले से ही था। यह सब सामने आने पर वह बदहवास सा हो गया। पुलिस रजनी के मोबाइल नंबर से जुड़ी कॉल डिटेल्स खंगालने का प्रयास कर रही थी। इस प्रयास में पुलिस के सामने यह बात आई कि उसके नंबर पर जिस नंबर से ज्यादा कॉल्स आई थीं, वह मोनिका के नाम से सेव था। मनमोहन ने इस बारे में बताया कि मोनिका उसकी पत्नी रजनी की सहेली है और अलीगढ़ की रहने वाली है। दोनों अक्सर एक दूसरे से फोन पर बातें करती रहती थीं। पुलिस ने इस नंबर पर फोन करके मोनिका से बात की। उसने बताया कि वह मूल रूप से अलीगढ़ की रहने वाली है, लेकिन इन दिनों चंडीगढ़ के कस्बे मनीमाजरा में रहकर अपना ब्यूटी पार्लर चला रही है। उसने बेझिझक पुलिस को अपना पता भी दे दिया। पुलिस ने उसके ब्यूटी पार्लर पर पहुंचकर उससे पूछताछ की। पूछताछ में मोनिका जरा भी नहीं घबराई। उसने पूरे आत्मविश्वास से पुलिस को बताया, मेरी बहन की अपने पति संदीप के साथ बिल्कुल नहीं बनती थी, जबकि संदीप निहायत भला आदमी है। आखिर मेरी बहन और जीजा के बीच तलाक लेने की नौबत आ गई। मेरे जीजा ने अपना केस लड़ने के लिए वकील मनमोहन कुमार को नियुक्त किया था। मनमोहन जी बहुत भले और मिलनसार व्यक्ति ही नहीं निकले, बल्कि उनकी पत्नी इस सब में उनसे भी बढ़कर थीं। अपने जीजा के साथ मैं भी उनके यहाँ चली जाती थी।
इस वजह से मेरी उनसे पहचान हुई और फिर रजनी दीदी से पक्की दोस्ती हो गई। हम दोनों एक दूसरे से फोन पर बातें करती रहती थीं। अब दीदी के गायब होने का पता चला है। मैं तो खुद नहीं समझ पा रही हूँ कि इस तरह अचानक वह कहाँ चली गईं। इन लोगों की तो किसी से कोई दुश्मनी भी नहीं है। दोनों खूब हंसमुख हैं। पति पत्नी के बीच कभी कोई मनमुटाव हुआ हो, ऐसी भी कोई बात सामने नहीं आई। दोनों का अपने बच्चों से भी बहुत लगाव है। यह बताने के बावजूद मोनिका खुद पुलिस के संदेह के दायरे में आ गई। वजह यह कि उससे इतना कुछ पूछा नहीं गया था जितना वह बता गई थी। लेकिन एक बात उसके हक में जा रही थी। रजनी के गायब होने से पहले उसके मोबाइल नंबर पर जो अंतिम कॉल आई थी वह मोनिका की नहीं थी। यह कॉल किसी अज्ञात नंबर से आई थी। रजनी ने यह नंबर सेव नहीं कर रखा था। पुलिस ने उस नंबर का पता लगा लिया। वह नंबर एक रिक्शा चालक का था। पूछताछ करने पर उसने पुलिस को बताया कि 16 जनवरी को दिन के 10 से 10:30 बजे वह अपना रिक्शा लेकर कहीं जा रहा था। तभी उसे रास्ते में रोककर एक युवती ने उससे पूछा था कि क्या उसके पास मोबाइल है। उसके हाँ कहने पर युवती ने कहा कि वह अपना मोबाइल घर भूल आई है। फिर उसने पैसों का लालच देकर उसके फोन से एक कॉल कर लेने को कहा। उसने अपना मोबाइल युवती को दे दिया। वह नहीं जानता कि उस युवती ने उसके फोन पर किससे क्या बात की थी। रिक्शा चालक को ले जाकर जब मोनिका के सामने खड़ा किया गया तो उसने उसे पहचानते हुए बोल दिया, जी हाँ, यही मेम साहब थीं जिन्होंने मेरे फोन से बात की थी। इस पर पुलिस मोनिका को संदिग्ध मानते हुए थाने ले आई। वहीं उसके मोबाइल पर उसके जीजा संदीप का फोन आ गया। उस वक्त वह सेक्टर 20 पुलिस स्टेशन के प्रभारी विकास कुमार के ऑफिस में बैठी थी। उससे मनोवैज्ञानिक पूछताछ का सिलसिला शुरू होने ही जा रहा था कि उसके जीजा का फोन आ गया तो मोनिका के जरिए संदीप की लोकेशन मालूम कर ली गई। उस वक्त वह पंचकूला में ही था। एक पुलिस टीम जाकर संदीप को थाने लेकर लाई। थाने में दोनों से पूछताछ शुरू ही हुई थी कि दोनों ने रजनी का कत्ल करने की बात मानते हुए सीधे सीधे कह दिया कि भले ही रजनी को मौत के घाट उन दोनों ने उतारा था, लेकिन उसकी लाश को अंतिम रूप से ठिकाने लगाने का काम खुद रजनी के पति एडवोकेट मनमोहन कुमार ने ही किया था। 27 जनवरी 2016 मोनिका और संदीप की थाने में विधिवत गिरफ्तारी दिखाने के बाद उसी दिन पंचकूला के सूरज थिएटर के पास से वकील मनमोहन को भी पकड़ लिया गया। तीनों को एक सप्ताह के कस्टडी रिमांड में लेकर पूछताछ की गई। इस पूछताछ में इन लोगों ने पुलिस को जो कुछ बताया उससे रजनी के गायब होने से लेकर उसके कत्ल तक की सिलसिलेवार गाथा कुछ इस तरह सामने आई। मोनिका का जीजा ट्रक ड्राइवर था। पत्नी की अपेक्षा वह अपनी साली को ज्यादा पसंद करता था। इसी वजह से पति पत्नी के रिश्तों में खटास आ गई थी और मामला तलाक तक जा पहुंचा था। इसी सिलसिले में संदीप की मुलाकात पंचकूला के वकील मनमोहन कुमार से हुई थी। संदीप पंचकूला में रहता था और मोनिका मनीमाजरा में, इसलिए दोनों की अक्सर मुलाकात होती रहती थी। संदीप मोनिका को बहुत सुलझी हुई और समझदार मानता था। इसी वजह से वह वकील मनमोहन के पास जाते वक्त अक्सर उसे भी साथ ले जाया करता था। मोनिका भी उनकी बातों में दिलचस्पी लेते हुए कभी कभार अपनी राय दे देती थी, जिससे वकील मनमोहन अक्सर सहमत हो जाता था। एक रोज मोनिका और मनमोहन की कुछ इस अंदाज में दोनों एक दूसरे को अपना दिल दे बैठे। मेल मुलाकातें होने लगी। आखिर एक ऐसी स्टेज आ गई जब यह तय हो गया कि मनमोहन अपनी पत्नी को तलाक देकर मोनिका से शादी कर लेगा। मोनिका पहले ही कुंवारी थी। रजनी किसी पतिव्रता नारी से कम नहीं थी। उसे कितना भी परेशान कर लिया जाता, वह तलाक के लिए कभी राजी न होती। इस सिलसिले में मनमोहन ने हर तरह के हथकंडे अपना लिए थे, मगर बात बनती नजर नहीं आई। आखिर रजनी को रास्ते से हटाने के लिए उसे मौत के घाट उतारने की योजना बनाई गई। मोनिका और मनमोहन तो इस योजना का हिस्सा थे ही। संदीप को भी 1.5 लाख रुपयों का लालच देकर योजना में शामिल कर लिया थे। मोनिका किसी न किसी काम के बहाने मनमोहन के घर जाने लगी, जहां उसकी मुलाकात रजनी से हो गई।
उसने रजनी से घनिष्ठता बढ़ाने में देर नहीं लगाई। जल्दी ही दोनों पक्की सहेलियां बन गईं। दोनों फोन पर भी आपस में खूब बतियाने लगी थीं। कई बार एक साथ शॉपिंग करने भी चली जाती थीं। मोनिका रजनी की खूब खातिरदारी भी करती थी। वह उसे अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स में ले जाकर ऐसी ऐसी चीजें खिलाया करती थी। मोनिका बहुत अच्छी और अपनी हितैषी लगने लगी थी। रजनी ने बताया कि उसके पास एक साड़ी है जिससे मैच करता पेटीकोट ब्लाउज नहीं मिल पा रहा है। उसकी बात सुन मोनिका ने छूटते ही कहा, इतनी सी बात के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें ऐसी दुकान पर ले जाऊंगी जहां सब कुछ आसानी से मिल जाएगा। जब भी उस तरफ जाना हुआ मैं तुम्हें साथ ले चलूंगी। योजना को अंतिम रूप देते हुए 16 जनवरी को दिन के 10:30 बजे मोनिका ने एक रिक्शा चालक से उसका फोन लेकर रजनी को कॉल करके सेक्टर 21 में एक जगह बुलवाया। बनाई गई योजना के तहत मोनिका अपना मोबाइल फोन पहले ही चंडीगढ़ में किसी के पास छोड़ आई थी। ऐसा उसने इसलिए किया था ताकि अगर पुलिस उस पर शक करने भी लगे तो घटना के वक्त के उसकी फोन लोकेशन चंडीगढ़ की आए। करीब डेढ़ घंटे बाद रजनी उस जगह पहुंच गई जहां पहुंचने के लिए मोनिका ने कहा था। मोनिका उस वक्त अपनी कार में थी जिसे संदीप चला रहा था। रजनी के आने पर मोनिका ने उसे कार की पिछली सीट पर बिठाया और खुद भी अगली सीट से उठकर पीछे उसकी बगल में बैठ गई। बैठते ही रजनी ने साथ लाए लिफाफे में से साड़ी निकालकर मोनिका को दिखानी शुरू कर दी, जिसने उसे उलट-पलट कर देखते ही कहा, इस साड़ी से मैच करता पेटीकोट ब्लाउज तो उस दुकान से बड़े आराम से मिल जाएगा। इसके बाद दोनों इधर-उधर की बातों में मशगूल हो गईं। जबकि संदीप कार को एक वीराने में ले गया। वहां पहुंचकर मोनिका ने रजनी की नजर बचाते हुए पहले तो उसका सेलफोन उठाकर स्विच ऑफ कर दिया, फिर कार के शीशे से बाहर की ओर देखते हुए चिल्लाकर कहा, वो देखो कितना खूबसूरत बंदरों का जोड़ा। मोनिका की बात सुनकर उत्सुकतावश वह भी अपना चेहरा घुमाकर खिड़की से बाहर देखने लगी। तभी मोनिका ने बड़ी तेजी से अपने साथ लाई नायलॉन की रस्सी रजनी के गले में लपेटते हुए कस दी। रजनी छटपटाने लगी तो संदीप ने कार रोककर वहीं से पीछे घूमकर उसके घुटने दबा दिए। कुछ देर छटपटाने के बाद रजनी शांत हो गई। उसके प्राण पखेरु उड़ चुके थे। वहीं पास में डंपिंग ग्राउंड था जहां उन्होंने शव को गिराकर उस पर कचरा डाल दिया। इसके बाद इन्होंने इस बारे में मनमोहन को बताया, जिसने 2 लाख में सौदा करके मध्य प्रदेश से 2 बदमाश बुलाए जो रजनी का शव निकालकर अपने साथ ले गए। उसकी जगह उन्होंने एक कुत्ता मारकर रजनी के दुपट्टे में लपेटा और वहां थोड़ी ज्यादा गहराई में दफना दिया। वहीं पास ही में रजनी की एक जूती गिरा दी गई। एक जबरदस्त योजना के तहत इस अपराध को पूरी सफाई से अंजाम दिया गया था। तीनों को अपने पकड़े जाने का अंदेशा नहीं था, मगर तीनों पुलिस के हत्थे चढ़ गए और पूछताछ के वक्त की गई सख्ती के आगे सच्चाई को छिपा नहीं पाए। तीनों न्यायिक हिरासत में अंबाला की सेंट्रल जेल में बंद है।